मैं सज्जन सिंह यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। प्रिय विद्यार्थियों, बी पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रस्तुत वीडियो का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियाँ। देखिए, चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था उसके दो प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना और दूसरा उद्देश्य था नंदों के घृणित और अत्याचारी शासन की समाप्ति करना। इतिहासकारों में इस विषय में मतभेद है कि चंद्रगुप्त तथा चाणक्य ने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों से युद्ध किया अथवा मगध के नंदों का विनाश किया। लेकिन यूनानी, रोमन एवं बौद्ध साक्ष्य हमें जो संकेत देते हैं उनसे ये सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब तथा सिंध को विदेशियों की दास्ता से मुक्त किया था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विदेशी शासन की निंदा की है तथा उसे देश और धर्म के लिए अभिशाप बताया है। चंद्रगुप्त ने बड़ी बुद्धिमानी से उपलब्ध साधनों का उपयोग किया तथा विदेशियों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय युद्ध छेड़ा। उसने इस कार्य के लिए एक विशाल सेना का गठन किया। इस सेना के सैनिक अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित वर्गों में विभक्त थे या निम्नलिखित वर्गों से इसके सैनिक लिए गए थे। पहला चोर तथा प्रतिरोधक, दूसरा मलेच्छ, तीसरा चोरगण, चौथा आटविक और पांचवा शास्त्रोपजीवी श्रेणी। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। मैक्रिंडल के अनुसार इससे तात्पर्य पंजाब के जो गणजातीय लोग थे उनसे हैं, जिन्होंने सिकंदर के आक्रमण का प्रबल प्रतिरोध किया था। मुद्रा राक्षस तथा परिशिष्ट पर्वन से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त को पर्वतक नामक एक हिमालय क्षेत्र के शासक से भी सहायता प्राप्त हुई थी। कुछ विद्वानों ने इस शासक की पहचान पोरस से की है, किंतु इसके पीछे कोई ठोस आधार नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के डॉक्टर ओम प्रकाश ने पर्वतक की पहचान अभिसार के शासक के साथ किए जाने के पक्ष में अपना मत प्रकट किया है। यह चंद्रगुप्त का सौभाग्य था कि पंजाब तथा सिंध की राजनीतिक परिस्थितियां उसके पूर्णतः अनुकूल थी। सिकंदर के प्रस्थान के साथ ही इन प्रदेशों में विद्रोह उठ खड़े हुए तथा अनेक यूनानी क्षत्रप मौत के घाट उतार दिए गए। उनमें आपस में ही द्वेष एवं घृणा की भावना बढ़ी। 325 ईसा पूर्व के लगभग ऊपरी सिंधु घाटी के प्रमुख यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु के पश्चात परिस्थितियां और बिगड़ गई तथा सिंध और पंजाब में सिकंदर द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा ढहने लगा। इन प्रदेशों में घोर अराजकता एवं अव्यवस्था फैल गई, जिसने चंद्रगुप्त का कार्य सुगम कर दिया। इन प्रदेशों में चंद्रगुप्त की सफलता का संकेत इतिहासकार जस्टिन इन शब्दों में करता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस स्वतंत्रता का जन्मदाता सैंड्रोकॉट्स या चंद्रगुप्त था। इस प्रकार जस्टिन के विवरण से ज्ञात होता है कि सिकंदर के क्षत्रों को निष्कासन तथा विनाश के पीछे चंद्रगुप्त का ही मुख्य योगदान था। ऐसा प्रतीत होता है कि फिलिप द्वितीय तथा सिकंदर की मृत्यु के बीच 2 वर्षों के काल में चंद्रगुप्त ने अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यापक योजनाएं तैयार कर ली। अब उसकी तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसने सर्वप्रथम एक सेना एकत्र कर अपने को राजा बनाया तथा फिर सिकंदर के क्षत्रों पर विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ा। 317 ईसा पूर्व में पश्चिमी पंजाब का अंतिम यूनानी सेना नायक यूडेमस भारत छोड़ने के लिए बाध्य हुआ और इस तिथि तक संपूर्ण सिंध और पंजाब के प्रदेश पर चंद्रगुप्त का अधिकार हो चुका था। वस्तुतः यह उसकी सुनियोजित योजना का फल था। जस्टिन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा मैसिडोनियन क्षत्रपों के बीच भीषण युद्ध हुआ होगा तथा चंद्रगुप्त ने सिकंदर द्वारा भारत में छोड़ी गई सेना को पूर्णतया उखाड़ फेंका होगा। अतः यूडेमस ने यह बुद्धिमानी की कि चंद्रगुप्त मौर्य को बिना चुनौती दिए ही 317 ईसा पूर्व में शांतिपूर्वक भारत छोड़ दिया।
अब चंद्रगुप्त मौर्य सिंध तथा पंजाब का एक छत्र शासक था। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश का विनाश। देखिए, सिंध तथा पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत कर लेने के बाद चंद्रगुप्त तथा चाणक्य मगध की ओर अग्रसर हुए। मगध में इस समय धननंद का शासन था। अपने असीम सैनिक साधनों तथा संपत्ति के बावजूद भी धननंद जनता में लोकप्रियता अर्जित करने में असफल रहा और यही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता साबित हुई। उसने एक बार चाणक्य को भी अपमानित किया था, जिससे क्रुद्ध होकर उसने नंदों को समूल नष्ट कर देने की प्रतिज्ञा की थी। प्लूटार्क महोदय के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता याचना के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकंदर से मिला था। इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी ने उसके इस कार्य की तुलना मध्ययुगीन भारत के राजपूत शासक राणा संग्राम सिंह से की है, जिसने इब्राहिम लोदी का तख्ता पलटने के लिए मुगल सम्राट बाबर को आमंत्रित किया था, परंतु चंद्रगुप्त अपने उद्देश्य में असफल रहा। हम देख चुके हैं कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार उसने यूनानी अधिकारियों की हत्या कर पंजाब और सिंध पर अधिकार कर लिया, अब उसके पास एक विशाल संगठित सेना थी जिसका उपयोग उसने नंदों के विरुद्ध किया। दुर्भाग्यवश हमें किसी भी साक्ष्य से नंदों तथा मौर्यों के बीच हुए युद्ध का विवरण नहीं मिलता है। बौद्ध तथा जैन स्रोतों से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर आक्रमण किया, परंतु सफलता नहीं मिली और उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। अब उसने अपनी भूल को सुधारा और दूसरी बार सीमांत प्रदेशों की विजय करते हुए नंदों की राजधानी पर आक्रमण किया। ऐसा प्रतीत होता है कि नंद मौर्य युद्ध बड़ा रक्त रंजित रहा होगा। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद-पन्हों में इस युद्ध का बड़ा ही अतिरंजित विवरण प्राप्त होता है। इस ग्रंथ में भद्रसाल नामक नंदों के मंत्री का उल्लेख हुआ है। इसमें युद्ध के हताहतों की संख्या बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, जो मात्र आलंकारिक प्रतीत होती है। इससे केवल इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि युद्ध बड़ा घमासान और भयंकर रहा। अंततः धननंद मार डाला गया और चंद्रगुप्त मगध साम्राज्य पर अधिकार करने में सफल रहा। यह उसकी दूसरी महत्वपूर्ण सफलता थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक विशाल साम्राज्य का शासक बन गया। प्रस्तुत वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।